वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूपों पर। अपर रूप को बोलते हैं अंग्रेजी में हम एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अपर रूप या एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, अपर रूप का मतलब होता है, अगर आपको हम गौर से देखें शब्द को, अपर रूप यानी दूसरा रूप, यानी रूप अलग है, गुण भले ही समान हो। आई बात समझ? तो कार्बन के अपर रूप से हमारा क्या मतलब है, या किसी भी तत्व के अपर रूप से हमारा क्या तात्पर्य है? किसी तत्व के ऐसे अलग अलग रूप, ऐसी अलग अलग फॉर्म जो देखने में अलग अलग दिखाई दे, देखने में अलग अलग दिखाई दे। यानी अगर भौतिक रूप से उनको देखें, अगर हम उनके भौतिक गुणों की बात करें तो वो हमें अलग अलग दिखाई दें, परंतु उनके रासायनिक गुण एक समान हो। अपर रूप से क्या मतलब है? किसी तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जो देखने में अलग अलग दिखाई दें, अर्थात उनके भौतिक गुण अलग अलग हों, परंतु उनके रासायनिक गुण एक समान हो, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ? देखिए, कोई भी तत्व है, जैसे कार्बन ही है। अब कार्बन के ऐसे अलग अलग रूप जो देखने में तो अलग हो, मान लीजिए 1 2 3 तीन रूप है, तो देखने में तो हमें अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन इसमें अगर बात करें, रासायनिक रूप से बात करें, तो इनका रासायनिक गुण समान होंगे। यानी इनके अंदर जो कंटेंट होगा, रासायनिक गुण जो होगा, आंतरिक जो कंटेंट है वो समान होगा। देखने में अलग अलग है, दिखाई अलग अलग देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम भगवानों को देखते हैं, हमारे बहुत सारे भगवान हैं, जैसे ये गणेश जी हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, ये हनुमान जी महाराज हैं। ठीक है,
अब इन सबको अगर हम देखें तो गणेश जी अलग तरह के नजर आते हैं, इनका रूप अलग तरह का है। कृष्ण जी जो है अलग तरह से दिखाई देते हैं, इनका रूप अलग तरह का है। हनुमान जी बिल्कुल अलग तरह के दिखाई देते हैं, इनका रूप अलग तरह का है। लेकिन ये सभी के सभी भगवान है, दिव्य शक्तियां हैं। ठीक है, तो इनका भौतिक रूप जो है, जो हमें दिखाई देता है, वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनकी मूल भावना जो है, मूल कंटेंट जो है, यानी ये सभी के सभी दिव्य भगवान हैं, दिव्य आत्माएं हैं, ठीक है, वो समान है। तो यानी ऐसे रूप, किसी भी तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जो देखने में अलग अलग दिखाई दें, यानी उनकी भौतिक गुण अलग अलग हो परंतु उनके रासायनिक गुण एक समान हो, उन्हें हम कहते हैं उस तत्व के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स। आइए बात समझे, अपर रूप या एलोट्रॉप्स का क्या मतलब है? किसी भी तत्व के वे सभी रूप जो देखने में तो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अब अपर रूप बनते क्यों हैं? एलोट्रॉप्स बनते क्यों हैं? अपर रूप या एलोट्रॉप्स बनने का कारण होता है तत्व के परमाणुओं के बीच अलग अलग प्रकार के आबंध, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड। हमने आपको बताया था कि सहसंयोजी आबंध जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सिंगल भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और एक ही प्रकार के तत्व में ये तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जा सकते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड या 2 के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अपर रूप का मूल कारण होता है तत्वों के परमाणुओं के बीच में अलग अलग प्रकार का आबंधन, अलग अलग प्रकार की बाउंडिंग। किसी में सिंगल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है। इस बाउंडिंग के कारण, इस अलग अलग प्रकार के आबंधन के कारण ये एक ही तत्व के अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। तत्व तो सब में कार्बन है, लेकिन बॉन्ड के कारण इनका रूप बदल गया है। इनके आबंधन के कारण, बॉन्डिंग के कारण इनका रूप चेंज हो गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कार्बन के अपर रूपों पर, यानी कार्बन के एलोट्रॉप्स पर। कार्बन के 3 मुख्य एलोट्रॉप हैं। कौन कौन से? एक है हीरा, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और तीसरा है फुलेरिन, फुलेरिन। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तीनों एलोट्रॉप्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तीनों अपर रूपों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हम हीरे से, यानी डायमंड से। हीरा या डायमंड, आपने देखा होगा, देखिए हीरा कुछ इस तरह से नजर आता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चमकीला होता है काफी, और चमकीला होने के कारण इसका उपयोग हम गहनों के रूप में करते हैं, ठीक है। अब हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, एक एलोट्रॉप है। अर्थात भौतिक रूप से देखने पर, अगर हम इसको बाहर से देखें, भौतिक रूप से हम देखें, तो भौतिक रूप से देखने पर ये भले ही कार्बन जैसा दिखाई ना दे, भौतिक रूप से देखने पर क्या ये कार्बन जैसा दिखाई दे रहा है? कार्बन तो काला होता है। क्या भौतिक रूप से देखने पर ये काला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। इसलिए भौतिक रूप से देखने पर भले ही ये कार्बन से अलग नजर आता हो, अलग दिखाई देता हो, परंतु इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, कार्बन के जैसे ही रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, एक एलोट्रॉप है। इसका मतलब क्या हुआ अपर रूप होने का, एलोट्रॉप होने का? इसका मतलब ये हुआ कि हीरा भौतिक रूप से देखने में भले ही कार्बन से अलग नजर आए,
परंतु उसके रासायनिक गुण जो हैं वो कार्बन के समान होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हीरा जो है उसके रासायनिक गुण कार्बन के समान हैं, अगर हीरे के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं हीरे की वो कार्बन की जैसी हैं, कार्बन के समान हैं, तो आखिर ये कार्बन से अलग क्यों दिखाई देता है? अगर रासायनिक गुण ही समान है तो ये भौतिक रूप से हमें अलग क्यों दिखाई देता है? देखिए, इसका कारण है कार्बन परमाणुओं के बीच में, हीरे में जो कार्बन के परमाणु होते हैं, हीरा क्या शुद्ध कार्बन है, इसमें कार्बन के ही परमाणु होते हैं, तो हीरे की अलग रूपरेखा दिखाई देने का कारण क्या है कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं हीरे के अंदर, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का आबंधन होता है, उनके बीच में एक विशेष प्रकार का आबंधन होता है, एक खास किस्म की बॉन्डिंग होती है। अब ये खास किस्म की बॉन्डिंग कैसे होती है? इसमें होता क्या है कि प्रत्येक कार्बन का परमाणु, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ में जुड़ा रहता है। इस तरह से यहां भी कार्बन जुड़ेगा, यहां भी कार्बन जुड़ेगा, यहां भी कार्बन जुड़ेगा, यहां भी कार्बन जुड़ेगा। ठीक है, फिर ये वाला जो कार्बन है ये भी अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक कार्बन यहां भी जुड़ेगा, एक कार्बन यहां भी जुड़ेगा, एक कार्बन यहां भी जुड़ेगा, 1 2 3 4, बैलेंस ही पूरी हो गई। इसी तरह से इस कार्बन से भी एक तो जुड़ा हुआ है पहले से इधर वाला, अब 3 और जुड़ जाएंगे, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस तरह से जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन का कोई एटम है, परमाणु है, ये कार्बन का जो परमाणु है, 4 अन्य कार्बन के 4 अन्य, 1 2 3 और 4, इन 4 परमाणुओं के साथ में बॉन्ड बना रहा है, सहसंयोजी आबंध बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आई बात समझ? यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, और प्रत्येक जो कार्बन बना वो भी 4 से कर रहा है। देखिए, इस वाले कार्बन की अगर बात करें, इस वाले की, तो देखिए एक कार्बन इससे कर लिया इसने, 2, ये 3 और ये 4, ये इससे जुड़ा हुआ 4। ठीक है, इसी तरह से ये कार्बन जो है, इसमें देखिए एक तो ये कार्बन ये जुड़ गया, एक यहां पे ये 2, इधर ये 3 और इधर ये 4। तो प्रत्येक कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के ही 4 अन्य परमाणुओं के साथ में सहसंयोजी आबंध बनाता है, और कार्बन के प्रत्येक परमाणु के अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ में सहसंयोजी आबंध बनाने के कारण एक 3D संरचना बनती है। 3D, 3 डायमेंशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल। आपने सुना होगा ना 3D 2D, 2D के अंदर 2 डायमेंशंस होते हैं, 3D में 3 डायमेंशन होते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिआयामी। तो जब इस तरह की बाउंडिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच में, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ में सहसंयोजी आबंध बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो एक 3D संरचना बनती है, त्रिआयामी संरचना बनती है। और ये जो 3D संरचना होती है, ये जो 3D संरचना बनती है, ये जो संरचना होती है, इस संरचना के कारण ही ये जो संरचना है वही हीरे के कुछ खास भौतिक गुणों के लिए जिम्मेदार होती है। हीरे के अंदर जो भौतिक गुण आए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हीरे की ये खास संरचना, ये 3D संरचना। अब सवाल उठता है कि हीरे के ये खास भौतिक गुण कौन से हैं? आइए देख। अगर हम बात करें हीरे के खास भौतिक गुणों पर, तो हीरे का पहला भौतिक गुण है कि हीरा जो होता है रंगहीन होता है। रंगहीन होता है मतलब कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है।
दूसरा, हीरा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसमें आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और तीसरा, ये चमकदार होता है। हीरे का पहला गुण क्या है? ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, पारदर्शी होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है, और चमकदार होता है यानी शाइनिंग करता है। अब चमकदार कब होता है और क्यों होता है? देखिए, हीरे की चमक का मूल कारण है कि जब भी हीरे पर प्रकाश पड़ता है, हीरे के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो ये प्रकाश की जो किरण इसमें जाती है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो हीरे का पहला गुण क्या हुआ, पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि हीरा रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, हीरा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और प्रकाश पड़ने पर हीरे में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हीरा चमकदार होता है। ठीक है, दूसरी बात, हीरे का दूसरा महत्वपूर्ण गुण, हीरा कठोरतम, हार्डेस्ट, प्राकृतिक यानी नेचुरल पदार्थ है, सब्सटेंस। हीरा जो है प्रकृति का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। हमारी प्रकृति में नेचुरल रूप से जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, जितने भी सब्सटेंस मौजूद हैं, उन सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, कठोरतम पदार्थ है ये, हार्डेस्ट पदार्थ। देखिए, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, हीरा जो है कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल सब्सटेंस है। हमने ये नहीं कहा है कि हीरा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, हमने कहा सबसे ज्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल पदार्थ। यानी प्रकृति से जो हमें प्राप्त हो रहा है, उन पदार्थों की अगर हम बात करें तो उन सब पदार्थों में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, यहां पे हम आपको थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा दे देते हैं कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो प्राकृतिक पदार्थ हुआ ना, नेचुरल पदार्थ हुआ ना। अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है वो बताइए। चाहे से वो प्राकृतिक हो, प्राकृतिक तो हीरा हो ही गया। अगर कृत्रिम की बात करें, हम सबसे कठोर पदार्थ की बात करें, तो वो होता है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड। अगर कोई हमसे खाली ये पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए, तो हम लिखेंगे टंगस्टन कार्बाइड। और अगर कोई हमसे ये पूछे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए, तो हम बताएंगे हीरा या डायमंड। आई बात समझ? ठीक है। अब तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है कि हीरे का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जिस अंक पर, जिस टेम्परेचर पर हीरा गलना प्रारंभ कर देता है, मेल्ट होना प्रारंभ कर देता है, वो जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। कितना होता है? वो होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। 4827 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है। हीरे का गलनांक अत्यधिक होता है, यानी 4827 डिग्री टेम्परेचर जब होगा तब जाकर के हीरा गलना प्रारंभ होगा। ठीक है। अब चौथा गुण देखें हम। चौथा गुण यह है कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब है बैड कंडक्टर, यानी इसके अंदर बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता, करंट फ्लो नहीं करता,
ठीक है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, बैड कंडक्टर क्यों होता है? तो देखिए, इसका कारण है हीरे की संरचना। संरचना थोड़ी देर पहले हमने बताई थी कि हीरे के अंदर क्या होता है, कार्बन का जो परमाणु है, प्रत्येक कार्बन का परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहता है। हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? 4। हमने बताया था कि कार्बन चतुस्संयोजी होता है, टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। यानी इस कार्बन को अपनी संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पूरा करने के लिए 4 परमाणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी पूर्ति किससे कर रहा है? ये अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं से। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इसकी वैलेंसी 4 होती है और चारों जगह पर हमने कार्बन लगा दिए, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 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 चारों जगह पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हमारे पास में। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत चालित नहीं होगी, विद्युत का संचालन नहीं होगा। विद्युत तभी प्रवाहित होती है किसी चीज के अंदर जब उसके परमाणुओं के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अगर कार्बन का परमाणु इस तरह से संरचना बनाता, ये इधर कार्बन जोड़ लेता, ऊपर भी कार्बन जोड़ लेता, नीचे भी कार्बन जोड़ लेता, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं जोड़ता और ये फ्री होता, तब इस प्रकार जो संरचना बनती वो विद्युत का चालन करती, वो विद्युत की गुड कंडक्टर होती, सुचालक होती। ठीक है, तो हीरे की चौथी विशेषता क्या है? हीरा विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हीरे के अंदर, हीरे के जो परमाणु होते हैं उसमें, हीरे के अंदर जो कार्बन के परमाणु होते हैं उनके पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो बात हुई हीरे के गुणों की। अब हीरा हमारे काम क्या आता है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें हीरे के उपयोग की, यानी हीरे के यूज की, डायमंड के यूज की, तो डायमंड का पहला यूज होता है, वो होता है आभूषण बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, जेवर बनाने में। आपने देखे होंगे ना हीरे के आभूषण, आपने सुना होगा, देखे होंगे, कभी चित्र में देखा होगा, कभी असलियत में देखा होगा। तो हीरे का सबसे पहला जो उपयोग किया जाता है और सबसे सामान्य जो उपयोग है वो होता है आभूषण बनाने में, जेवर बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में। ठीक है, और अगर दूसरे उपयोग की बात करें तो हीरे का उपयोग जो है हम कांच को काटने में भी करते हैं। ग्लास जो होता है, कांच जो होता है, जो हमारे घरों में काम में आते हैं, इस कांच को काटने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसमें कांच को काटने के लिए हीरा लगा हुआ होता है। यानी हीरे का दूसरा उपयोग है कांच काटने में। कांच के अलावा हीरे का तीसरा उपयोग ये भी है कि अन्य प्रकार की जो कठोर धातुएं होती है, कई तरह की कठोर धातुएं होती हैं, उनको काटने में भी कटिंग टूल के रूप में हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ड्रिलिंग करने के लिए, छेद करने के लिए, कई कठोर चीजों के अंदर जब छेद करने की बात आती है तो ड्रिलिंग के लिए वहां पर हीरे की हम उपयोग करते हैं, क्योंकि हीरा हम जानते हैं कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, तो कटिंग और ड्रिलिंग उपकरण बनाने के अंदर भी हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हीरे का एक खास उपयोग और होता है, वो होता है आंखों के ऑपरेशन के अंदर। जब आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, खास तौर पे जब आंखों में जाला आ जाता है, तो कैटरेट्स जिसको बोलते हैं, अब आंखों का जाला हटाने के लिए, कैटरेट्स हटाने के लिए, सर्जरी के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसके अंदर भी हीरा लगा हुआ होता है, हीरे का उपयोग किया जाता है जाला हटाने के लिए। तो चौथा उपयोग हम कह सकते हैं आंख का जाला हटाने के लिए सर्जरी का जो उपकरण है उसके रूप में भी हीरे का या डायमंड का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप्स पर, दूसरे अपर रूप पर, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को आपने कभी देखा होगा। ग्रेफाइट दिखने में काला होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखिए ये ग्रेफाइट है। आपने जीवन में कभी ना कभी पेंसिल का उपयोग जरूर किया होगा, बचपन में तो जरूर ही किया होगा, क्योंकि इसी से हमने पढ़ना लिखना सीखा है। तो पेंसिल के अंदर जो ये लीड होती है, काले रंग की जो लीड होती है, जिसको हम शार्प करते हैं, पेना करते हैं, लिखने में काम में लेते हैं, ये जो लीड होती है क्या होती है? पेंसिल की जो ये लीड होती है, ये वास्तव में क्या होती है? ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट। ठीक है। यानी अब आप देखिए कि ग्रेफाइट का हमारे से कितना नजदीकी रिश्ता है। हम बचपन से ग्रेफाइट को यूज कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन का एक अपर रूप है। एलोट्रॉप या अपर रूप का मतलब क्या होता है? जिसके भौतिक गुण तो अलग अलग हों, ऐसे तत्व जिसके भौतिक गुण तो अलग अलग हों, लेकिन उनकी रासायनिक गुण जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, वो एक जैसे हों। अभी थोड़ी देर पहले हमने हीरे की बात की थी, अब बात कर रहे हैं हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट के बारे में हमने बताया कि ग्रेफाइट दिखने में काला नजर आता है, इस तरह से जैसे चित्र में दिखाया गया है। फिर हमने बताया कि ग्रेफाइट का उपयोग आप बचपन से करते आ रहे हैं। आपने कभी ना कभी पेंसिल का उपयोग जरूर किया होगा, और पेंसिल के अंदर जो ये लीड होती है जिससे कि हम लिखते हैं, ये लीड जो होती है, ये क्या होती है? ये ग्रेफाइट होती है। ये किसकी बनी होती है? क्या होती है? ये ग्रेफाइट होती है। यानी ग्रेफाइट का हमारे जीवन से काफी नजदीकी रिश्ता रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की संरचना की। देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ग्रेफाइट में होते क्या है? कार्बन के ही परमाणु होते हैं। हीरे में भी कार्बन के ही परमाणु होते हैं। संरचना डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे? ग्रेफाइट में क्या होता है? पहले हीरे में बताता हूं मैं। हीरे में क्या होता है? हीरे में हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या है? ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का प्रत्येक परमाणु 3 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ में आबंध बनाता है। 4 के साथ नहीं बनाता है। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ये लाइनें जो मैं बता रहा हूं, ये बॉन्ड बने हुए हैं ये। ठीक है। और इन 3 बॉन्डों में से, इन 3 बॉन्डों में से ये एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। और ये जो बॉन्डिंग होती है, ये एक ही तल पर होती है, एक ही लेवल पर होती है। अगर हम इस तरह से चल रहे हैं यूं, तो राइट टू लेफ्ट ही होती चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, यूं नहीं होगी। ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट की संरचना में क्या होता है? ग्रेफाइट की संरचना में ये होता है कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ में एक ही तल पर, एक ही लेयर के अंदर, एक ही तल के ऊपर 3 बॉन्ड बनाता है। 1, 2 और ये 3। इन 3 सहसंयोजी बॉन्डों में से, इन 3 कोवलेंट बॉन्डों में से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। और इस प्रकार जब बॉन्डिंग होती है लगातार, जैसे हम आगे बढ़ाएं, इसको मान लीजिए आगे बढ़ाते हैं हम, तो ये वाला जो कार्बन का परमाणु ये भी 3 से करेगा, तो ये एक बॉन्ड, ये कार्बन का परमाणु हो गया, ये कार्बन के और परमाणु हो गए, ये बॉन्डिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार जब ये बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है? इस प्रकार की बॉन्डिंग के कारण एक
षटकोणीय, कैसी? षटकोणीय। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, षटकोणीय को बोलते हैं हेक्सागोनल, HEXA, हेक्सा, GONAL, हेक्सागोनल। एक क्या होती है? षटकोणीय हेक्सागोनल रिंग बनती है, वलय, वलय या रिंग। ठीक है। इस प्रकार की बॉन्डिंग से क्या होता है? इस प्रकार की बॉन्डिंग से एक षटकोणीय वलय बनती है, हेक्सागोनल रिंग बनती है। जैसे कि देखिए ये बन गई, ये वाली बन गई। ये कार्बन का एक परमाणु था, इसके साथ में ये तीन ने बॉन्ड बना लिया, फिर इसने इन तीनों ने बॉन्ड बना लिया यहां पर। इस तरह से ये हेक्सागोनल रिंग बन जाती है। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ में मिलकर के सहसंयोजी आबंध बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इन तीन कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं ये एक ही तल पे बनते हैं, पहली बात। और इन तीन में से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है। अब इस प्रकार की बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? इस प्रकार की बॉन्डिंग के कारण एक षटकोणीय वलय बनते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स बनती है। और ये जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ये जो षटकोणीय वलय होते हैं, ये अन्य षटकोणीय वलयों के साथ में कई वलय बनते रहते हैं बहुत सारे। ये जो हेक्सागोनल रिंग बनी है, वलय बना है ये वाला, ये वलय अन्य, जैसे ये वाला, अन्य वलय के साथ में, अन्य षटकोणीय वलय के साथ में, अन्य हेक्सागोनल रिंग के साथ में कमजोर, बेहद कमजोर वेंडर वाल बॉन्ड, एक शब्द है वेंडर वाल बॉन्ड, वेंडर वाल बॉन्ड। इस चित्र में आपको बारीक बारीक काले रंग के नजर आ रहे नहीं है? ये लाइन नजर आ रही है, ये वेंडरवाल बॉन्ड्स हैं। और ये वेंडरवाल बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं? इस षटकोणीय वलय को दूसरे षटकोणीय वलय से जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये षटकोणीय वलय बनते हैं, ये जो षटकोणीय वलय हैं, अन्य षटकोणीय वलयों के साथ में, अन्य हेक्सागोनल रिंग्स के साथ में कमजोर वेंडरवाल बॉन्डों से जुड़े रहते हैं। एक विशेष किस्म का बॉन्ड है वेंडरवाल बॉन्ड। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है सिर्फ कि ये एक विशेष प्रकार का वेंडरवाल बॉन्ड है। बॉन्ड का नाम है, एक आबंध का नाम है वेंडरवाल आबंध। और ये वलय इन वलयों के बीच में होता है, इन रिंग्स के बीच में होता है। ये षटकोणीय वलय जो है इनके बीच में बना हुआ होता है और ये काफी कमजोर होता है। ठीक है। और इन कमजोर वेंडरवाल बॉन्डों से ये सारे वलय आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब चूंकि ये षटकोणीय वलय, क्योंकि ये हेक्सागोनल जो रिंग्स हैं अन्य वलयों से, अन्य हेक्सागोनल रिंग्स से कमजोर वेंडरवाल बॉन्डों से बने हुए हैं, कमजोर वेंडरवाल आबंधों से जुड़े हुए हैं, कमजोर आबंध है, इसलिए क्या होता है? ये जो वलय हैं, ये जो षटकोणीय वलय हैं, ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। जैसे ये रिंग आपस में फिसल सकती है, क्योंकि ये आबंध बड़े कमजोर है। और यही कारण है कि ग्रेफाइट जो होता है, वो चिकना और मुलायम होता है, फिसलनशील होता है। आई बात समझ? हमने क्या बताया कि ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, एक एलोट्रॉप है। इसकी संरचना की खास बात क्या बताई हमने? इसकी संरचना के साथ खास बात हमने ये बताई कि इसके अंदर कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ में एक ही तल पर तीन बॉन्ड बनाता है, तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तीन सहसंयोजी आबंध बनाता है।
और इन तीन में से एक सहसंयोजी आबंध डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से ये वाला भी 3 बनाएगा, तो ये एक CA और एक CA, एक CA, डबल बॉन्ड बनेगा। और जब इस तरह से बनाते जाते हैं, ये वाला भी C बनाएगा, ये C एक इधर, एक C इधर चला गया, एक C इधर चला गया। ठीक है, जब इस प्रकार होता है तो क्या होता है, इस प्रकार की जब बॉन्डिंग होती है तो क्या होते हैं, षटकोणीय वलय बनते हैं। इस प्रकार की बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं, षटकोणीय वलय बनते हैं, हेक्सागोनल रिंग बनते हैं। षटकोण का मतलब जानते हो, 6 भुजाओं से बनी बंद आकृति षटकोण कहलाती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, जैसे हम करता नहीं हो, एक भुजा, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये इस तरह से यहाँ पे 6। कोई भी 6 भुजाओं से बंद करके जो बंद आकृति जो होती है वो षटकोण कहलाती है, हेक्सागोन कहलाती है। तो हेक्सागोनल रिंग बनती है, और ये जो रिंग बनती है ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, और एक दूसरे के ऊपर किससे जुड़ी हुई होती है, कमजोर वैंडरवाल बॉन्डों से, कमजोर वैंडरवाल बॉन्डों से, वैंडरवाल बॉन्डों से जुड़ी हुई होती है। और ये वैंडरवाल बॉन्ड बड़े कमजोर होते हैं। अब क्योंकि ये कमजोर वैंडरवाल बॉन्डों से जुड़ी हुई है सारी षटकोणीय वलय, सारी हेक्सागोनल रिंग, इसलिए ये एक दूसरे पर फिसल सकती है। और यही कारण है कि ग्रेफाइट जो है वो चिकना और मुलायम और फिसलनशील होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ग्रेफाइट की संरचना की। अब हम बात करते हैं कि ग्रेफाइट के गुण क्या है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट के गुणों की, तो ग्रेफाइट के 2 मुख्य गुण हैं। पहला गुण तो क्या है, पहला गुण है कि ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम यानी सॉफ्ट व चिकना होता है। चिकना यानी फिसलनशील होता है। चिकना व फिसलनशील होता है, मुलायम होता है। अब मुलायम क्यों होता है, इस क्यों का कारण थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था कि ग्रेफाइट की जो संरचना है उस संरचना में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग बनती हैं, षटकोणीय वलय बनते हैं। और ये षटकोणीय वलय जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। और ये जो षटकोणीय वलय हैं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं, किसके द्वारा, वीक वैंडरवाल बॉन्ड्स के माध्यम से, कमजोर वैंडरवाल बॉन्ड्स के माध्यम से, आबंधों के माध्यम से। कमजोर वैंडरवाल आबंध बना दिए, कमजोर बना दिए, ये कमजोर। ठीक है, अब क्योंकि ये वैंडरवाल बॉन्ड्स जो हैं, वैंडरवाल आबंध जो हैं ये कमजोर होते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। और यही कारण है कि ग्रेफाइट जो होता है इसका ये गुण होता है कि ये काफी मुलायम और चिकना होता है। ठीक है, दूसरी बात, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, उसके अंदर विद्युत संचालित नहीं होती, वो विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। अधातुओं में विद्युत संचालित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती, फ्लो नहीं करती, करंट फ्लो नहीं करता, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र एक ऐसा अधातु है, या एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है, कार्बन का ही एक ऐसा अपर रूप है जिसके अंदर क्या होता है, विद्युत यानी करंट फ्लो करता है,
करंट प्रवाहित होता है। आया बात समझ? अभी हमने थोड़ी देर पहले हीरे की बात की थी। हीरे के अंदर हमने कहा था कि हीरे के अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं होती। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, बेड कंडक्टर होता है। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। अब ऐसा क्या हुआ कि हीरा तो विद्युत का सुचालक कुचालक हो गया, बेड कंडक्टर हो गया, जबकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की सुचालक हो गई। देखिए यहां मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। हीरे में हमने कहा था कि हीरे में कार्बन परमाणु जो होता है वो अन्य 4 कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ में अपने बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरह हमने ग्रेफाइट में बताया था कि कार्बन का जो परमाणु होता है वो कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ में, 3 अन्य के साथ में बॉन्ड बनाता है। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। अगर हम हीरे की बात करें तो हीरे के अंदर 4 संयोजकता यानी 4 बॉन्ड बनने थे और चारों बॉन्ड कार्बन से बन गए, इसलिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जबकि अगर ग्रेफाइट की बात करें हम तो ग्रेफाइट के अंदर 1 2 3 बॉन्ड बने, 3 कार्बन से जुड़ गया, लेकिन चौथा जो है वो फ्री है। जिसको हमने कहा था कि कार्बन इसमें ग्रेफाइट में 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होता है, जिस भी सब्सटेंस में होता है, जिस भी पदार्थ में होता है, जिस भी तत्व में होता है, उसमें क्या होता है, विद्युत संचालित हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। वो विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो दूसरा गुण हम यहां पे लिख देते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक यानी गुड कंडक्टर होता है। सुचालक को अंग्रेजी में बोलते हैं गुड कंडक्टर। तो 2 मुख्य गुण हैं ग्रेफाइट के। पहला तो ये मुलायम व चिकना होता है। क्यों होता है ये हमने आपको बता ही दिया। दूसरा गुण हमने आपको बताया कि ये विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों होता है ये भी हमने बता दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ग्रेफाइट काम में क्या आता है, इसका उपयोग क्या है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट के उपयोग की, ग्रेफाइट के यूज की, तो ग्रेफाइट का एक उपयोग तो आपको चित्र में नजर साफ साफ आ रहा है। वो क्या है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था, वो है लिखने में। लिखने के लिए जो पेंसिल बनाई जाती है उसकी जो लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है। तो लिखने की पेंसिल बनाने के अंदर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो एक उपयोग तो ये हो गया, पेंसिल निर्माण। ठीक है, दूसरा बेहद महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो है लुब्रिकेंट बनाने में। कैसा लुब्रिकेंट बनाने में, ड्राई लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट। ड्राई यानी सूखा, लुब्रिकेंट को हम बोलते हैं हिंदी में स्नेहक, स्नेहक। लुब्रिकेंट या स्नेहक का मतलब क्या होता है, देखिए लुब्रिकेंट या स्नेहक का मतलब होता है चिकना बनाने वाला या फिसलनशील बनाने वाला कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो चिकना बनाता हो, फिसलनशील बनाता हो, या 2 चीजों के बीच में घर्षण को कम करता हो। घर्षण समझते हैं ना। तो लुब्रिकेंट क्या है, स्नेहक क्या है। स्नेहक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो कि चिकना बनाता है, फिसलनशील बनाता है, या 2 चीजों में घर्षण को कम करता है। इसको हम कहते हैं लुब्रिकेंट। ड्राई लुब्रिकेंट हमने इसलिए कहा क्योंकि ये सूखा होता है। अब
ग्रेफाइट का सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में होता है। क्यों होता है? आमतौर पे तो हम लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में जो मशीनों में इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं तेल का, ऑयल का। लेकिन तेल का क्या प्रॉब्लम है कि जब भी कोई ज्यादा घर्षण होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो तेल क्या है, तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। इस वजह से ये क्या, तेल भाप बन करके उड़ सकता है, खत्म हो सकता है। और अगर तेल उड़ जाएगा तो घर्षण बढ़ जाएगा मशीन के अंदर, जिससे कि मशीन के पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी घिस जाएंगे। अगर इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है तो हमें एक ऐसे स्नेहक की आवश्यकता पड़ेगी, एक ऐसे लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो हाई टेम्परेचर पे भी, जो अधिकतम तापमान पर भी वो वेपोराइज ना हो, वाष्पीकृत ना हो। ठीक है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, किसका, ग्रेफाइट का। हमने आपको बताया था ग्रेफाइट जो होता है वो चिकनार फिसलनशील होता है। और ये जो ग्रेफाइट जो है चिकना फिसलनशील होने के साथ साथ में क्या है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या है कि ये बहुत अधिक टेम्परेचर में भी वेपराइज नहीं होता, वाष्पीकृत नहीं होता। इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं मशीनों में एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, सूखे स्नेहक के रूप में। सूखा तेल है एक प्रकार का। आई बात समझ में? तो ये तो बात हो गई हमारे ग्रेफाइट के उपयोग की। अब आगे बढ़ते, अब हम बात करेंगे कार्बन के तीसरे एलोट्रॉप पर, यानी कार्बन के तीसरे अपर रूप पर। कार्बन का जो तीसरा अपर रूप है उसका नाम है फुलेरीन, जिसको हम लिखते हैं फुलेरीन C60। फुलेरीन C60 पूरा नाम ये है। ठीक है। अब ये जो फुलेरीन C60 है ये कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है। और इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा है, बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु मिलकर के, कार्बन का परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु के साथ में मिलकर के और पंचभुज के रूप में, पंचभुज जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज क्या होता है, 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति पंचभुज कहलाती है, पेंटागन कहलाती है। मैथ्स में पढ़ा है ना ये पंचभुज। ठीक है। तो कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके पंचभुज या षटभुज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सागन कैसे बनेगा, ठीक है। तो फुलेरीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु जो होते हैं वो पंचभुज के रूप में, पेंटागन के रूप में, या षटभुज के रूप में, हेक्सागन के रूप में, और कभी कभी सप्तभुज के रूप में, हेप्टागन के रूप में भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और जुड़ करके क्या करते हैं, एक खोखला गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खोखला गोला। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे होलोस्पेयर, होलो HOLLOW, होलो स्पेयर, SPHERE। ठीक है। तो फुलेरीन की संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट की जैसी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन कार्बन जो परमाणु होते हैं वो पंचभुज के रूप में, यानी पेंटागन के रूप में, या षटभुज के रूप में, हेक्सागन के रूप में,
या कभी कभी सप्तभुज यानी हेप्टागन के रूप में भी मिलकर के आपस में मिले हुए रहते हैं और मिलकर के एक खोखला गोला बनाते हैं, अंदर से खोखला गोला बनाते हैं, होलोस्फेयर बनाते हैं। ठीक है। और इस खोखले गोले की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी होती है। फुटबॉल की जैसी होती है। और इस खोखले गोले को हम बकी बॉल भी कहते हैं। बकी बॉल। ठीक है। देखिए यहां पे चित्र को अगर देखिए हम, ये चित्र है फुलेरिन का। इसमें देखिए कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, कार्बन 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 और ये कार्बन। ठीक है। ये कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 भुजाएं हैं ना, षटभुज बना रहे हैं, षटभुज। इस वाले को देखें 1 2 3 4 5 6, षटभुज बना रहा है। इसको देखें 1 2 3 4 5, पंचभुज बना रहा है। ठीक है। तो फुलेरिन में क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणु जो होते हैं वो पेंटागन के रूप में, पंचभुज के रूप में या हेक्सागन यानी षटभुज के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक खोखला गोला बनाते हैं, होलोस्फेयर बनाते हैं। इस खोखले गोले को, इस होलोस्फेयर को हम बोलते हैं बकी बॉल, जिसकी आकृति जो होती है फुटबॉल की जैसी होती है। हमारी खेलने की फुटबॉल होती है उसकी जैसी होती है। ठीक है। अब यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि इसका नाम फुलेरिन कैसे पड़ा। देखिए एक गुंबद है, गुंबद जानते हैं ना, मंदिरों के ऊपर जिस तरह से बना रहता है गुंबद, जैसे मस्जिद पे बना था इस तरह से गोल गुंबद। तो एक गुंबद है जिसका नाम है जियोडेसिक, जियोडेसिक गुंबद। ठीक है। ये जो फुलेरिन है इसकी आकृति जो है वो जियोडेसिक गुंबद की तरह नजर आती है। फुलेरिन का जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, इसकी जो आकृति है ये जियोडेसिक गुंबद की जैसी नजर आती है। और क्योंकि इसकी आकृति जियोडेसिक गुंबद की तरह दिखाई देती है, इसलिए क्या हुआ, इस आकृति को बनाया किसने था? जियोडेसिक गुंबद को इसको बनाया था एक अमेरिकी आर्किटेक्ट था, अमेरिकी आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब जानते हैं? जो भवनों के, मकानों के नक्शे बनाता है, किसी भी नई चीज के नक्शे बनाता है, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो वास्तुविद भी कहते हैं इसको। ठीक है। अमेरिकी आर्किटेक्ट था और ये जो आर्किटेक्ट था इसका नाम था बक मिंस्टर फुलर। क्या नाम था? बक मिनिस्टर फुलर। मिनिस्टर नहीं है ये, मिंस्टर, बक मिंस्टर फुलर। तो एक गुंबद है जियोडेसिक गुंबद, जिसको कि अमेरिकी आर्किटेक्ट जो था, अमेरिकी वास्तुशास्त्री जो था, उसने इसको डिजाइन किया था। उसका नाम था बक मिंस्टर फुलर। अमेरिकी आर्किटेक्ट था ये बक मिंस्टर फुलर। और ये जो अमेरिकी आर्किटेक्ट था, इसी के नाम पर, क्योंकि फुलेरिन की संरचना इसके गुंबद की जैसी नजर आती थी, अतः इसी के नाम पर इस जो पदार्थ था, ये जो तत्व था, पदार्थ था, इसका नाम रखा फुलेरिन। है बात समझ? ठीक है। अब बात करते हैं फुलेरिन के गुणों पर
और उसके उपयोग पर। पहले बात करेंगे फुलेरिन के गुणों पर। अगर हम बात करें फुलेरिन के गुणों पर, तो फुलेरिन का पहला गुण क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है फुलेरिन जो है, फुलेरिन स्थायी है, स्थायी है परंतु निष्क्रिय नहीं, परंतु पूर्णतः अक्रिय नहीं है, निष्क्रिय या अक्रिय नहीं है, अक्रिय नहीं। फुलेरिन जो है वो स्थायी तो है लेकिन पूर्णतया अक्रिय नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, ये रिएक्शंस कर सकती है। ठीक है। दूसरा इसका जो गुण है वो क्या है? फुलेरिन जो है कार्बन डाइसल्फाइड जैसे जो विलायक होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड किस लेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। फुलेरिन जो है, ये कार्बन लिख दिया, ये डाई का 2 लगा दिया, सल्फाइड का S लगा दिया। फुलेरिन जो है कार्बन डाइसल्फाइड जैसे जो विलायक हैं, सॉल्वेंट हैं, उनमें विलेय है, उनमें घुल जाती है, सॉल्यूबल है। ठीक है। दूसरा गुण क्या है? फुलेरिन जो है कार्बन डाइसल्फाइड जैसे विलायकों में, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे सॉल्वेंट्स में विलेय है, सॉल्यूबल होती है। ठीक है। तीसरा इसका गुण मैं बता दूं, तीसरा इसका गुण यह है कि फुलेरिन जो है वो कार्बन का एकमात्र ऐसा ज्ञात अपर रूप है, कार्बन का एकमात्र ऐसा ज्ञात नॉन अपर रूप है, एलोट्रॉप है, जो कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, सामान्य तापमान पर कार्बन 28 या कार्बन 36 जैसे सामान्य विलायकों में, जैसे सामान्य विलायकों, विलायकों यानी सॉल्वेंट्स, विलायकों में विलेय हो सकता है, में विलेय किस पे? रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर यानी सामान्य तापमान पर। ठीक है। यानी फुलेरिन कार्बन का एकमात्र ऐसा ज्ञात अपर रूप है, एकमात्र ऐसा ज्ञात एलोट्रॉप है जो कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के सामान्य तापमान पर कार्बन 28 और कार्बन 36 जैसे सामान्य विलायकों में, सामान्य जनरल सॉल्वेंट्स में विलेय है, सॉल्यूबल है। ठीक है। तो 3 गुण फुलेरिन के महत्वपूर्ण है। पहला, फुलेरिन स्थायी है परंतु पूर्णतः अक्रिय नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। दूसरा, हमने बताया कि फुलेरिन जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड जैसे जो विलायक हैं, सॉल्वेंट्स हैं, उनके अंदर विलेय है, सॉल्यूबल है। तीसरा, हमने बताया कि फुलेरिन जो है वो कार्बन का एकमात्र ऐसा ज्ञात अपर रूप है, ऐसा नॉन एलोट्रॉप है जो रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर कार्बन 28 और कार्बन 36 जैसे सामान्य विलायकों में विलेय है, यानी घुलनशील है, यानी सॉल्यूबल है। आई बात समझ? ये बात हो गई हमारे गुणों की। अब देखते हैं उपयोग की। अगर हम बात करें फुलेरिन के उपयोग की, यूज की, तो फुलेरिन के 4 मुख्य उपयोग हैं। पहला उपयोग तो क्या है? फुलेरिन का उपयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपनी भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो कृत्रिम अगर प्रकाश संश्लेषण कराना है, आर्टिफिशियल अगर हमें फोटोसिंथेसिस कराना है, प्रकाश संश्लेषण कराना है, तो इसके अंदर हम उपयोग करते हैं किसका? फुलेरिन का। ठीक है। दूसरा, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं हमारे, सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, क्रीम पाउडर जो चीजें होती हैं, लिपस्टिक वगैरह जो चीजें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में, कॉस्मेटिक्स को बनाने में भी फुलेरिन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, सरफेस की कोटिंग करनी है, अगर किसी भी सतह की अगर हमें कोटिंग करनी है, परत अगर चढ़ानी है, तो परत चढ़ाने के अंदर भी फुलेरिन का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सरफेस कोटिंग, परत चढ़ाने में, परत चढ़ाने में, सरफेस कोटिंग में। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें परत चढ़ाने के लिए हम फुलेरिन का प्रयोग करते हैं। सरफेस कोटिंग, इसको मैं लिख देता हूं, SUR, सर, FAC, सरफेस कोटिंग, COATING। सरफेस कोटिंग में भी फुलेरिन का प्रयोग किया जाता है, परत चढ़ाने में भी इस फुलेरिन का प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो इसका प्रयोग किया जाता है वो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझने में। ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या है, इसको ये क्यों नोट कर लेते हैं हिंदी में। ड्रग यानी दवा, डिलीवरी यानी होता है पहुंचाने का, सिस्टम यानी होता है तंत्र, सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझने के लिए भी हम फुलेरिन के मॉडल का प्रयोग करते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम किस पर डिपेंड करता है? हमने कहा था ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है ये बकीबॉल मॉडल जो होता है इस पर होता है, बकीबॉल जो मॉडल होता है इस पर निर्भर होता है। अब यहाँ ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक मतलब मैं बता दूं सामान्य भाषा में। देखिए, हमारे शरीर के अंदर मान लीजिए हमारे सर में दर्द हुआ तो हमने टैबलेट ली, अब वो टैबलेट तो हमने पेट में ली, अब उस टैबलेट को क्या मालूम कि ये कंटेंट किसके लिए काम में आएगा, तो वो कंटेंट, दर्दनाशक जो कंटेंट है वो हमारे सिर की ओर जाए। ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक, इसको हम बकीबॉल मॉडल के माध्यम से समझते हैं। और क्योंकि हमने कहा था कि फुलेरिन की जो आकृति होती है उसको भी हम बकीबॉल मॉडल के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझने के लिए भी हम इसका फुलेरिन का प्रयोग करते हैं। ठीक।